हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और इसमें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स मिलेंगे और 20 क्वेश्चन हम लोग उत्तर प्रदेश जीएस के डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? पहले तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए कि काशी विद्यापीठ है कहाँ पर? ये आपका वाराणसी में। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर काशी विद्यापीठ की। काशी विद्यापीठ, क्लियर? ये आप जानते हैं कि काशी विद्यापीठ कहाँ है? वाराणसी में। इसको ये पता होना चाहिए हमको कि इसकी भी स्थापना वर्ष क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को की गई थी। कब की गई थी? 10 फरवरी 1921 को की गई थी। और किनके द्वारा की गई, ये अगर हम बात करें तो 2 जन ने मिलकर की थी। एक आपके बाबू प्रसाद गुप्त ने, क्या? बाबू शिव प्रसाद द्वारा, बाबू शिव प्रसाद, यहाँ पर शिव प्रसाद भी लिख लेंगे। बाबू शिव प्रसाद और भगवान दास द्वारा मिलकर, भगवान दास, इन 2 जन ने मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इसके अलावा अब वर्तमान में इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम अब हो गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो इसका पहले जब हुआ था तो काशी विद्यापीठ नाम से स्थापना हुई थी। कब? 10 फरवरी 1921 को। फिर बाद में इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। काशी विद्यापीठ, क्लियर? और ये कब किया गया, ये ईयर भी याद रखेंगे। 11 जुलाई 1995 को इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद गुप्ता, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम, चूंकि ये यहाँ क्वेश्चन वाराणसी का है तो वाराणसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाराणसी को, वाराणसी से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। पहले तो दोस्तों अगर हम वाराणसी की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी की सीमा किन किन जिलों से लगती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आजकल पैटर्न टफ बनता चला जा रहा है। वाराणसी की अगर सीमा की बात करें तो वाराणसी जौनपुर से सीमा साझा करता है। वाराणसी की सीमा गाजीपुर से लगती है। वाराणसी की सीमा चंदौली से लगती है। वाराणसी की सीमा मिर्जापुर से लगती है। और वाराणसी भदोही डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है, क्लियर? तो वाराणसी 5 जिलों से सीमा साझा करता है, जिनमें से आपका गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाराणसी से रिलेटेड डिस्कस करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आजकल मंडल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वाराणसी आपका एक मंडल है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। कितने जिले आते हैं? वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से आते हैं इस पर अगर हम चर्चा करें तो आपका स्वयं वाराणसी आ जाता है, शॉर्ट में लिखेंगे। जौनपुर वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है, क्लियर? इसके बाद गाजीपुर वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है और आपका चंदौली। ये 4 डिस्ट्रिक्ट वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम जौनपुर के बारे में करें तो जौनपुर में आप जानते हैं कि क्या है, आपका अटाला मस्जिद कहाँ है? अटाला मस्जिद, ये पूछा जाता है। इसके अलावा झजरी मस्जिद की बात करें, झजरी मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। वहीं अगर हम गाजीपुर को भी चर्चा में ले लें तो गाजीपुर में आपकी कॉर्नवालिस की समाधि है। कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ है? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? ये भी पूछा जाता है। तो अफीम फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। चंदौली की अगर हम बात करें तो चंदौली में चंद्रप्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य है, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर? ये तो थोड़ा इनके बारे में जान लिया।
वाराणसी में और अगर हम बात करें, वाराणसी में और क्या आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा? अगर हम कुछ तकनीकी संस्थान की बात करें, तो वाराणसी में आपको भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी में आईआईबीआर देखने को मिलेगा। आईआईबीआर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदी में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत कला भवन कहाँ पर है? भारत कला भवन, भारत कला भवन आपका वाराणसी में। इसके अलावा वैदिक विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पर है? वैदिक विज्ञान केंद्र। अगर आपसे ये दोनों ही पूछे जाएं, ये दोनों वाराणसी में, और वाराणसी में ये बीएचयू में बने हुए हैं। किस में है? बीएचयू में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है? दीनदयाल हस्तकला संकुल, हस्तकला संकुल, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वाराणसी में। वाराणसी के कुछ मंदिर का अगर हम डिस्कस करें, तो आपका विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। इसके अलावा आपका मार्कंडे मंदिर था, यहाँ पर मार्कंडे मंदिर है, मार्कंडे मंदिर। एक आपका अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है। और इम्पोर्टेंट मंदिर की बात करें, जैसे कि आपका एक काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर पूछा जाए तो ये आपके वाराणसी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे वाराणसी में। वाराणसी में और इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें, वाराणसी को किस और नामों से जाना जाता है? वाराणसी के अगर हम उपनाम की बात करें, तो वाराणसी को विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है, विश्वनाथ नगरी। क्लियर? वाराणसी को क्या कहा जाता है? विश्वनाथ नगरी कहा जाता है। वाराणसी को मुक्ति नगर भी कहा जाता है। क्लियर? किस नाम से जाना जाता है? मुक्ति नगर। राजसार के नाम से जाना जाता है वाराणसी को, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी को सीढ़ी नगर भी कहा जाता है, क्योंकि वाराणसी में घाट भी बहुत हैं, इसलिए इसको घाट नगर भी कहा जाता है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा वाराणसी में अगर हम बात करें, आपका मेले की अगर हम डिस्कस करें, तो आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कौन सा मेला? नक्कटैया मेला। क्लियर? नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? आपका वाराणसी में लगता है। और हमने आपको बताया कि जब जब आप वाराणसी के मेले की बात करेंगे तो नक्कटैया की बात करेंगे। अगर आपने नक्कटैया की बात की, तो उसके साथ एक मेला और आप जिक्र करेंगे, जिसका नाम है ध्रुपद मेला। क्लियर? तो ये दो मेला इंपॉर्टेंट हैं, एक साथ याद रखेंगे, नक्कटैया मेला और ध्रुपद मेला। क्लियर? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घाट हैं। घाट की अगर हम बात करें, तो 80 घाट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वाराणसी में। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट कहाँ पर मिलेगा? वो आपका वाराणसी में मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट देखने को मिलेगा, हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट कहाँ देखने को मिलेगा? आपको वाराणसी में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका नाम है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो आप कहेंगे ये वाराणसी में। वाराणसी में एक ताल हम लोगों ने याद किया था, जिसका नाम है औंधी ताल। तो औंधी ताल कहाँ है? ये आपका वाराणसी में है। इसके अलावा वाराणसी में कुछ एक कैंसर संस्थान है, जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम का मतलब है मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, कैंसर संस्थान। ठीक। इसके अलावा अगर हम और बात करें वाराणसी में इम्पोर्टेंट, आपका भारतीय कला परिषद। क्लियर? भारतीय कला परिषद कहाँ देखने को मिलेगा? भारतीय कला परिषद इंपॉर्टेंट है। भारतीय कला परिषद आपको कहाँ मिलेगा? वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और अगर हम पॉइंट की बात करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों वाराणसी के बारे में। किसे डिस्कस कर रहे हैं? वाराणसी के बारे में।
इसके अलावा वाराणसी में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। आप लोक कला संग्रहालय की बात की जाए, लोक कला संग्रहालय, क्लियर? ये बार-बार रिवीजन इसलिए करें ताकि माइंड में सेट हो जाएँ, है ना? कोई चीज़ आप 10 बार देखेंगे ना, हर सेट में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएँगी। एटलीस्ट हम चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके माइंड में गुज़री हो, तो एग्ज़ाम में वो चीज़ हो जाती है। जब पढ़े ही नहीं होंगे तो कैसे कर पाएँगे? 1-2 बार अगर आपने उस चीज़ को सुना होगा, तो आप एग्ज़ाम में कर ले जाएँगे, क्लियर? तो ये उद्देश्य है। इसके अलावा और अगर आप नोट्स बनाएँ तो ये जो हम बता रहे हैं तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक-एक डिस्ट्रिक्ट आपको एक ही पेज में मिल जाएँगे तो रिवीजन करके चले जाएँगे। इसके 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? क्लियर? इम्पोर्टेंट है। राज्य हिंदी संस्थान आपका वाराणसी में और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है तो याद रखेंगे 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्य हिंदी संस्थान को कंफ्यूज ना करना उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका लखनऊ में है, क्लियर? जबकि केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करें तो वो आपका आगरा में है, जो कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा वाराणसी में आपको भोजपुरी भवन देखने को मिलेगा, भोजपुरी भवन। बाकी वाराणसी में एक आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ये आप लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी आप लोग जानते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र कहाँ बनेगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देश का पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र ये आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जाएगा? गोरखपुर। गोरखपुर में अगर गांव के पूछे जाए वो किस गांव में बनाया जाएगा, तो ये सुतनी में बन रहा है। ठीक, गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है सुतनी। ये स्टेटमेंट के माध्यम से भी पूछ डीप जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे सुतनी गांव में बन रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? क्लियर? ये केंद्र किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है? इसका उद्देश्य है कचरा मुक्त शहर बनाना। कचरा मुक्त शहर बनाना ये उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? क्या पूछा है? जनसंख्या घनत्व पूछा है, किसके अकॉर्डिंग? 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम दृष्टि में हम लोग 2011 समझ के मार देते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम जनसंख्या घनत्व देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उस टाइम था आपका वाराणसी का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था। क्लियर? 2001 की जनगणना के अनुसार। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले। क्लियर? यहाँ तो 2001 के पूछ दिया। अब हम लोग जानेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा जनघनत्व अब गाजियाबाद का है। अगर इसका जनघनत्व की बात करें तो 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। दूसरे नंबर पर हमारा वाराणसी आ जाता है। वाराणसी अब दूसरे नंबर पर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जिसका 2395 जनघनत्व है। वहीं अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पर आपका लखनऊ आ जाता है। और लखनऊ के जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 1816 जनघनत्व है। ये बात समझ में आई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार ही न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, ये भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो आप याद रखेंगे सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर का।
इसका जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 242 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है सोनभद्र, जिसका जनघनत्व है 270, और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमीरपुर। हमीरपुर जिसका जनघनत्व है 272 नहीं होना चाहिए, 275। क्लियर, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की बात करें, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का कुल जनघनत्व है कितना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। तो वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। जबकि अगर ये आपसे पूछा जाए 2001 में कितना था, 2001 में जनघनत्व 690 था। तो कितने की बढ़ोतरी की यहाँ पर ये आप देख लेंगे। क्लियर, तो इसको घटा लेंगे, 9, 7 और नहीं, यहाँ से 9 और 12 में से 9 गए आपके 3 और 1, 139 इतने की वृद्धि की थी। क्लियर, पिछले 10 सालों में, 2001 से 2011 के बीच में। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व पूरे राज्य में कितने स्थान पर है, अगर ओनली राज्यों की बात करें तो राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है जनघनत्व के मामले में। जबकि राज्य और यूनियन टेरिटरीज पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में स्थान पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर आता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सरस आजीविका मेला 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हमें पता होना चाहिए आप सरस आजीविका मेला के बारे में, ये करंट का प्रश्न है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में हुआ, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस आयोजन की थीम थी लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास करना, और इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि सरस आजीविका मेला उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में हुआ था। इस मेला का थीम यही था लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास करना, ये भी ठीक है, और इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराया गया। तो यही तीनों ही कथन अपने आप में ठीक है सरस आजीविका मेला के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबरी, इस तरह से होगा, सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? तो सबरी संकल्प अभियान की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई। क्लियर, इसकी शुरुआत कब हुई, उत्तर प्रदेश में इस योजना को कब शुरू किया गया? 23 अक्टूबर 2017 को इस योजना को शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों में, महिलाओं एंड बच्चों में कुपोषण को दूर करना, है ना, कुपोषण से मुक्ति दिलाना, ये उद्देश्य था। क्लियर, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कुपोषण दूर करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। अब राज्य पोषण का मतलब यही है कि बच्चों में कुपोषण दूर करना, तो कुपोषण से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? क्या उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का, या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि कौन से राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग क्षेत्रीय परिषद की बात करें, क्षेत्रीय परिषद, क्लियर, तो भारत को 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से आपका पहला क्षेत्रीय परिषद, पहला नहीं या यूं ले लें, एक आपका है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। क्लियर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। क्लियर, इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं अभी डिस्कस करेंगे। वो क्षेत्रीय परिषद जानते हैं कि 5 कौन सी हैं। दूसरी है आपकी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। क्लियर, तीसरी की अगर हम बात करेंगे, एक आपकी है उत्तरी
पश्चिमी परिषद, चौथी है आपकी दक्षिणी पश्चिमी परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और पांचवी है आपकी मध्य क्षेत्रीय परिषद। क्लियर? मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, इस बात को डिस्कस करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय का मतलब है कि उत्तर प्रदेश भारत के पूर्वी राज्य, जिसमें आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक, ये आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। भाई अगर हम पश्चिमी की बात करें, पश्चिमी में आपका एक गोवा डिस्ट्रिक्ट स्टेट आ जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव एवं नागर हवेली, ये लिख लेंगे। उत्तरी अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उत्तरी में आपका आ जाता है चंडीगढ़। क्लियर? चंडीगढ़ आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और आपका दिल्ली। क्लियर? ये आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी की अगर हम बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और आपका पौंडीचेरी। क्लियर? ये आते हैं आपके दक्षिणी में। मध्य की अगर हम बात करें तो मध्य में मध्य प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, यूके मतलब उत्तराखंड आ जाता है और आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। क्लियर? ये 4 राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पूछा है, तो उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। क्लियर? बाकी ये देख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 31 मार्च से 30 मार्च 2025 तक भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका आयोजन वृंदावन मथुरा में किया गया, याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ये भारत की पहली अकेडमी थी जिसकी स्थापना कब की गई थी? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 को की गई थी। और ये है कहाँ पर, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये आपका लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर उर्दू की बात करें तो उर्दू की अगर हम लोग बात करें तो उर्दू यूपी की द्वितीय राजकीय भाषा है। क्लियर? द्वितीय राजकीय भाषा है, ये भी याद रखेंगे। और इसको कब अपनाया गया, द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो यार ईयर याद रखेंगे, 1989 को द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया। अगर द्वितीय राजभाषा उर्दू है तो प्रथम राजभाषा कौन सी है? प्रथम राजभाषा उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है, हिंदी। इसको कब अपनाया गया था? इसकी घोषणा की गई थी, याद रखेंगे, अक्टूबर 1947 को इसकी घोषणा कर दी गई थी कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी होगी। बट यहाँ पर ये पूछा जाता है कि हिंदी सभी कार्यालयों में लागू होगी, सभी कार्यालयों में। क्लियर? हिंदी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में लागू होगी। इसको कब घोषणा किया गया या अपनाया गया? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1968 को पूरे उत्तर प्रदेश के जितने कार्यालय हैं वहां पर हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, ये बात याद रखना। क्लियर? बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट एकेडमी की अगर हम लोग बात करें जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर है? अगर हम लोग उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें, ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को हुई और ये है कहाँ पर? ये भी आपका लखनऊ में है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे हिंदुस्तानी एकेडमी पूछी जाए कहाँ पर है? हिंदुस्तानी एकेडमी, हिंदुस्तानी एकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना 22 जनवरी 1927 को हुई। कितने कब हुई? 1927।
क्लियर, 22 जनवरी 1927 को। और ये है कहाँ पर? ये आपका प्रयागराज में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। क्लियर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की हम लोग बात करें। क्लियर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई। इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई। और ये है कहाँ पर आपका? ये आपको लखनऊ में है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी पूछी जाए, सिंधी एकेडमी, तो ये आपकी इसकी स्थापना 1996 को हुई। और ये भी आपका लखनऊ में है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी, है ना? पंजाबी एकेडमी की बात करें, इसकी स्थापना 5 मार्च 1999 को हुई। और ये भी आपका लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को कंफ्यूज ना करना। क्लियर, कंफ्यूज ना करना किससे? राज हिंदी संस्थान से। राज हिंदी संस्थान, राज हिंदी संस्थान की स्थापना 1969 को हुई। क्लियर, और ये आपका वाराणसी में, पहले भी हमने आपको बताया था। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जितनी भी एकेडमी है लैंग्वेज वाली, वो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो जनजातियां हैं जिसका नाम है अगरिया, बेगा, भुइया, अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? वैसे तो कई ऐसी जनजातियां जो 1 से 2 जिलों में करती हैं, लेकिन हम मेनली देखा जाता है कि मेनली कहाँ पर इनका निवास है। तो अगरिया, बैगा और भैया इन जनजातियों की बात करें तो ये आपका सोनभद्र में निवास करती हैं। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो भी आपका सोनभद्र है, इस बात को याद रखेंगे। तो सोनभद्र में और कौन कौन सी जनजाति मिलती हैं ये हम लोग डिस्कस करें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जनजातियों को, देख लेते हैं कि पूछा जाता है क्या क्या। अगरिया, बैगा और भुइयां यहाँ पर मिलती है, ये आप तो जान चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर सहरिया मिलता है। ठीक, सहरिया जनजाति यहाँ देखने को मिलती है। परैया जनजाति यहाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक, और आपका अगरिया हो गया, पटारी जनजाति यहाँ देखने को मिलती है, पटारी। क्लियर, इसके अलावा 2 जनजातियाँ और हैं, एक आपकी पंखा और पनिका। क्लियर, पंखा और पनिका जनजाति है, ये दोनों जनजाति आपको सोनभद्र और मिर्जापुर में देखने को मिलेंगी। क्लियर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ललितपुर की जनजाति है जिसका नाम है सहरिया। सहरिया जनजाति इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कहाँ देखने को मिलती है? ये आपकी ललितपुर में देखने को मिलती है, या यूं कहें ललितपुर में निवास करती है, इंपॉर्टेंट है। चेरो जनजाति की भी पूछा जाता है, चेरो जनजाति, चेरो जनजाति आपको सोनभद्र, सोनभद्र और वाराणसी में देखने को मिलेगी, वाराणसी, याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, बुक्सा जनजाति, बुक्सा या भोक्सा भी इसे बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। क्लियर, तो भोक्सा के बारे में पूछा जाए या बुक्सा के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे बिजनौर में मिलती है। इसके अलावा बिजनौर में महागीर जनजाति भी देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। महावीर जनजाति ओबीसी वर्ग में आती है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की स्थापना की है। तो दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की बात करें तो इसकी शुरुआत ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहाँ पर की है? ग्रेटर नोएडा में। और इस विशेष स्मार्ट स्कूल में किस कक्षा के छात्रों को लाभ मिलेगा? ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के छात्रों के लिए ये स्मार्ट स्कूल खोले गए हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्प कौन करेगा? इसमें होंडा कंपनी हेल्प करेगी। क्लियर, होंडा कंपनी हेल्प कर रही है, या यूं कहें इसके सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्मार्ट स्कूल चालू किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है?
आप जानते हैं कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? अभी-अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, विश्वनाथ मंदिर तो आपका वाराणसी में है, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। अस्सी घाट भी आपका वाराणसी में, आगरा आपका किला आगरा में है, विक्टोरिया मेमोरियल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका कोलकाता में है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये कुछ उत्तर प्रदेश के लोकगीत दिए गए हैं और ये लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? यहाँ पर ये दिया गया है। क्लियर? तो हम अलग से डिस्कस करते हैं, इसको बाद में करेंगे। इनके ये भी पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो अगर हम लोग रसिया की बात करें, रसिया, रसिया आपका ब्रज भूमि का एक गीत है। ब्रज भूमि, क्लियर? ब्रज भूमि क्षेत्र का रसिया है। रसिया किस क्षेत्र का गीत है? ब्रज भूमि का, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम लोग कजरी की बात करें, कजरी से रिलेटेड और क्या पूछा जाता है? कजरी ये किस क्षेत्र का है? कजरी की बात करें तो कजरी कजरी आपका मिर्ज़ापुर का एक लोकगीत है। ये वर्षा ऋतु का गीत है। क्लियर? वर्षा ऋतु एंड विवाह के अवसर पर इसको गाया जाता है। कजरी को मिर्ज़ापुर में क्या और इम्पोर्टेंट है, कजरी को एक कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। कजरी पर्व, और ये किसके अवसर पर या किसको समर्पित है? तो अगर हम बात करें माता विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव, क्लियर? इनके जन्मोत्सव के रूप में एक कजरी पर्व मनाया जाता है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन में एक चैती दिया है। चैती की अगर हम बात करें तो चैती भी आपका एक मौसमी गीत है। ये आपका मौसमी गीत है। ये किस क्षेत्र का है? ये आपका पूर्वांचल का एक गीत है। क्लियर? पूर्वांचल में इसको गाया जाता है। सोहर की अगर हम बात करें, सोहर आपका लोकगीत है। ये आपका संस्कार गीत है। क्लियर? सोहर आपका संस्कार गीत है और ये अवध क्षेत्र का गीत है। इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम कर सकते हैं प्रश्न, चैती की अगर हम बात करें तो चैती क्या है? चैती आपका एक मौसमी गीत है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। कजरी की बात करें तो कजरी आपका विवाह एवं मौसमी गीत है, बी का 3 हो जाएगा। रसिया आपका ब्रज क्षेत्र का गीत है, यानी कि ब्रज का लोकगीत है, 2 हो जाएगा। सोहर आपका संस्कृत गीत है, 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 4 3 2 1। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। ये एक्चुअली क्या है कि ये घोषिताराम बिहार है, या यूं कहें एक आश्रम है जहाँ पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे। ये आपका कौशाम्बी में है। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी, और इम्पोर्टेंट है तो घोषिताराम कहाँ है? कौशाम्बी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कौशाम्बी के बारे में, क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कौशाम्बी। कौशाम्बी की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौशाम्बी किस डिस्ट्रिक्ट के किस मंडल के अंतर्गत आता है। मंडल पूछा जाता है। अगर कौशाम्बी की अगर हम बात करें, कौशाम्बी किस मंडल के अंतर्गत आता है? कौशाम्बी आपका प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? किस मंडल के अंतर्गत आता है? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? कौशाम्बी को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, प्राचीन इतिहास में कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। आद्य नगरीय स्थल, कौशाम्बी किस नाम से जाना जाता था? आद्य नगरीय स्थल के नाम से जाना जाता था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और ये एग्जाम पे आ चुका है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों का प्रसिद्ध स्थल अगर पूछा जाए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल है, तो वो कौशाम्बी। कौशाम्बी ऐसा स्थल है जो जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी है। तो आप लिख लेंगे, जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कौशाम्बी किस नदी के किनारे, ये अगर पूछा जाए तो आप बताएँगे यमुना नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? दोस्तों आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक महाजनपद जिसका नाम है बत्स महाजनपद। बस महाजनपद, तो बस्त महाजनपद की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। क्लियर, याद रखेंगे। तो बस्त महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौशाम्बी में एक 51 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। क्लियर, बुद्ध की प्रतिमा, और ये ध्यान मुद्रा पर है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, ध्यान मुद्रा पर बुद्ध जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का कहाँ पर बनी हुई है? कौशाम्बी में, इस बात को याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। क्लियर, वेजिटेबल, ये कहाँ पर है? ये आपका कौशाम्बी में, इस बात को याद रखेंगे। कौशाम्बी में दोस्तों एक झील देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो अलवारा झील कहाँ पर है? अलवारा झील, तो आप बताएंगे अलवारा झील कौशाम्बी में, इस बात को याद रखेंगे। संत मलूक दास, ये भी इंपॉर्टेंट है। संत मलूक दास का जन्म स्थल कहाँ पर है? जन्म स्थल है आपका कौशाम्बी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा एक जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पद्मप्रभ। ये पद्मप्रभ, ये कौन है? ये जैन तीर्थंकर हैं, और इनका भी जन्म स्थल है क्या? कौशाम्बी, इस बात को याद रखेंगे। कौशाम्बी में आपको कड़क साहब बाबा की मजार, कड़क साहब बाबा मजार कहाँ है? कौशाम्बी में कड़क साहब बाबा मजार कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको कौशाम्बी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर है दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी का अगर आपसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाए तो केला प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण। क्लियर, केला खाद्य प्रसंस्करण आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, कहाँ का? कौशाम्बी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कौशाम्बी से, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएंगे। एक से दो बार रिवीजन करेंगे, आप खुद देखेंगे। देखो ऑप्शन कुछ भी आए, बट आपको जब कॉन्सेप्ट काफ़ी चीज़ें पता होंगी ना, तो आप कर ले जाएंगे। एटलीस्ट जो पढ़ा रहे हैं वो तो याद होना चाहिए। आप खुद में महसूस कर रहे होंगे कि हाँ इतनी चीज़ें आपको पता थी इस जगह से रिलेटेड। अगला प्रश्न क्या करा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को नियमित टीकाकरण मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा ऐप लॉन्च किया है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर ये बात करें तो राइज, राइज नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। राइज की अगर हम बात करें तो राइज की फुल फॉर्म याद रखेंगे, रैपिड आई से इम्यूनाइजेशन, एस से है आपका स्किल, और ई से इन्हांसमेंट। क्लियर, याद रखेंगे फुल फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाकी अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपका पंजाब में है। मांडा आप जानते हैं, मांडा जम्मू कश्मीर में है। बनियाली की अगर हम बात करें, बनवाली, ये आपका हरियाणा में है। हुलास की बात करें तो हुलास आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। क्लियर, सहारनपुर में। और सहारनपुर कहाँ है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश है। सहारनपुर वहीं जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी प्रवेश। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके अलावा हड़प्पाकालीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? ये आपका मेरठ में है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है कि जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ क्या है? आप देखते हैं कि जनरथ तो हमारे यहाँ बस चलती है और एसी बस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निम्न लागत पर एसी बस सेवा है ना? कम ज़्यादा नॉर्मल बस से थोड़ा ही रुपए ज़्यादा होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम की खोज किसने की, ये याद रखेंगे। यूरेनियम की खोज क्लाप्रॉट द्वारा की गई थी। क्लियर? और कब इसकी खोज की गई, ईयर भी याद रखेंगे, 1789 में इसकी खोज की गई। यूरेनियम का अयस्क क्या है जिसे हम और कहते हैं? तो पिच ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो पिच ब्लेंड यूरेनियम की और है। बाकी अगर हम ललितपुर को डिस्कस करें यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ललितपुर से रिलेटेड है, तो ललितपुर से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ललितपुर की अगर हम बात करें तो ललितपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है, ये अगर हमें पता हो तो ललितपुर झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। क्लियर? किस मंडल के अंतर्गत आता है? झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। आप जानते हैं कि ललितपुर एमपी से 3 ओर से घिरा जिला, एमपी से 3 ओर से घिरा जिला पूछा जाता है ये, और आप जानते भी होंगे। तो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ललितपुर है। अगर और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, देखो उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं 75, वो 2 या 2 से अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र जिला जो केवल एक जिले से सीमा साझा करता है। क्या एक जिले से सीमा साझा करता है, साझा करता है। क्लियर? अब वो एक जिला कौन है? वो भी आपका झांसी। कैसे? क्योंकि 3 ओर से तो ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से तो मध्य प्रदेश से जो घिरा हुआ है, और इधर ये झांसी से सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट में क्लिक कराया कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला ललितपुर जो सिर्फ एक जिले से सीमा साझा करता है। बाकी आप देखेंगे मैप में तो कोई 2 या 2 से अधिक जिलों से सीमा साझा करते हैं। ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? बाकी ललितपुर में आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक, देवगढ़ कहाँ है? ललितपुर में। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देवगढ़ पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? देवगढ़ पुरातात्विक संग्रहालय, ये पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संग्रहालय? ये आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। ललितपुर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? सहरिया जनजाति देखने को मिलती है आपको, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? ललितपुर में देखने को मिलती है। बाकी ललितपुर में कुछ बांध की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, राजघाट बांध कहाँ पर है? राजघाट बांध परियोजना की बात करें और ये आपका ललितपुर में है, और ये यूपी और एमपी की मतलब संयुक्त सीमा पर है, और ये बेतवा नदी पर है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर माता टीला बांध है, माता टीला बांध, माता टीला बांध ये भी आपका बेतवा नदी पर है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और भी आपके हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट बांधों की बात करें, आपका रोहिणी बांध, ठीक, जो जामिनी बांध, शहजाद बांध, ये बांध कहाँ पर है? ये आपके ललितपुर में। इसके अलावा गोविंद सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर, और ये शहजाद नदी पर है, शहजाद नाम की नदी पर। रोहिणी अपने आप में नदी है, जामनी भी नदी है और शहजाद भी नदी है। तो ये इन्हीं नदी पर है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका ललितपुर में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ललितपुर में खनिज की बात करें, कौन कौन से खनिज यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलते हैं? एक तो आपने देख लिया कि यूरेनियम आपका कहाँ मिलता है?
यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। तांबा पूछा जाए तो आप ललितपुर बताएंगे। यहाँ पर सोना भी पाया जाता है, कुछ ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम भी पाया जाता है, प्लेटिनम। क्लियर। रॉक फास्फेट पूछा जाए तो ये ललितपुर में बताएंगे रॉक फास्फेट। क्लियर। और इसके अलावा एक और याद रख लेंगे, बॉक्साइट। ये कुछ खनिज इंपॉर्टेंट हैं जो ललितपुर में मिलते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग की बात करें तो आप जानते हैं कि अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए फेमस है। कालीन उद्योग की बात करें तो भदोही कालीन के लिए फेमस है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चूड़ी उद्योग तो आप जानते हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। चिकन उद्योग लखनऊ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो इसे शहीदों का नगर भी कहा जाता है, शहीदों का नगर। और ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? बरेली मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। उत्तर प्रदेश ने किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक वृद्धि दर प्राप्त की थी? उच्चतम। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की थी, इंपॉर्टेंट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आई थी? तो 2002 से लेकर 2007 का जो समय था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय था, इस बात को याद रखेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन की बात करें या किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपका एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। हिंदी में अगर कहें तो व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। क्लियर। और उत्तर प्रदेश ने कितनी वृद्धि की थी ये अगर पूछा जाए तो 10.8% की वृद्धि की थी, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रीय क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2008 में 2 रक्षा गलियारे बनाने की बात प्रस्ताव पारित हुआ था। 2 रक्षा गलियारे, डिफेंस कॉरिडोर जिसे इंग्लिश में कहेंगे रक्षा गलियारा। एक आपका कहाँ, पहला रक्षा गलियारा जो बनेगा वो आपका चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से बेंगलुरु। ये तो एक आपका गलियारा हो गया। दूसरा गलियारा आपका उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पर बनेगा। क्लियर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? बुंदेलखंड। और ये यूपी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन योजना द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो उत्तर प्रदेश ने ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम, क्लियर, समग्रता सोपान या उपागम को अपनाया गया था। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्लियर। ये तो आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्रोत जो है नलकूपों द्वारा होता है। नलकूपों एंड कुओं की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है और लगभग 80% सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करें नहरों से, दूसरे नंबर पर है, ये लगभग 19%। बाकी आपका झीलों से, टैंक वगैरह से इसका लगभग 1% यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? अगर हम उत्तर प्रदेश में फसल चक्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 फसल चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 फसल चक्र होते हैं, जिसमें से आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और तीसरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। क्लियर? 3 फसल चक्र कौन-कौन से? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के फसल चक्र की बात करें, तो इसमें आपका धान प्लस मसूर, एक ये फसल चक्र होता है। एक आपका होता है ज्वार प्लस अरहर प्लस गेहूँ। एक आपका होता है धान प्लस मटर, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के। और आपका धान प्लस मक्का और आपका गेहूँ। वहीं अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फसल चक्र की बात करें, तो यहाँ पर आपका मक्का, आलू और प्याज, एक तो चक्र ये रहता है। एक आपका रहता है यहाँ का मक्का, आलू और गेहूँ। एक आपका रहता है धान और गेहूँ और यहाँ पर मक्का, आलू और गन्ना। क्लियर? वहीं अगर हम बुंदेलखंड में देखें, तो बुंदेलखंड का फसल चक्र देखें, ज्वार और अरहर, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ज्वार और चना। क्लियर? तो यहाँ पर देखें, अगर हम मक्का और धान, मक्का, गेहूँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, धान, मक्का, गेहूँ। बाकी ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी फसल चक्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम का सबसे सर्वाधिक मतलब उत्पादक की अगर हम बात करें, तो ये आपका मलिहाबाद है। पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए, मलिहाबाद। और ये है कहाँ पर? ये आपका लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक आपका लखनऊ है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए लंगड़ा आम पूछा जाए, इसके अलावा आपसे पूछा जाए लंगड़ा आम, लंगड़ा आम इम्पोर्टेंट है। ये अगर पूछा जाए तो ये आपका वाराणसी से संबंधित है, इसका उत्पादन वाराणसी में होता है। इसके अलावा एक और है रतौला आम। रतौला आम, रतौला आम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, बट मेनली अगर आपसे पूछा जाए तो ये बागपत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे और 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के थे। आपको समझ में आएंगे, इसको एक से दो बार चाहे नोट्स बनाकर पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, आपको इतने याद होने चाहिए, बार बार आपको पढ़ाएंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।